हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। ठीक है, संख्याएं कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्याएं, ये तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्याएं कौन सी होती है? सम संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाज्य हो या विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती है। क्लियर? आप लोग साथ साथ परिभाषा नोट कर लेना। ठीक है, तो सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? वे संख्याएं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये इस प्रकार चलती रहेगी अनंत तक। तो ये सभी क्या होती है? सम संख्याएं होती है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी संख्याएं क्या है? 2 से विभाजित है। इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो ये होती है सम संख्याएं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं किसे कहते हैं? अंग्रेजी में विषम संख्याओं को बोलते हैं ओड नंबर्स। ओके, तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या के अलावा जो बची वे सभी क्या होगी? विषम संख्याएं होगी। ठीक है, तो विषम संख्याएं कौन सी होती है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। तो ये क्या होती है? विषम संख्याएं होती हैं। क्लियर? चलिए, सम विषम हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं खुद से और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। खुद से भी विभाजित होती है, एक से भी होती है, और खुद और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग परिभाषा नोट कर लेना। वे संख्याएं जो स्वयं से और स्वयं व एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? खुद के एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। 4 2 से भी विभाज्य है, 1 से भी है, और स्वयं से भी है। ठीक है, और उसके बाद 6, 8, 9, ठीक है, 10, ये सभी संख्याएं क्या है? 12, ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो खुद स्वयं एक के अलावा स्वयं व एक के अलावा अन्य तीसरी संख्या से भी विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं कहलाती है भाज्य संख्या। तो ये सभी संख्याएं क्या है? स्वयं
व 1 के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और भाज्य संख्याएं 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में भाज्य संख्याएं 74 होती है। ठीक है, क्लियर? आप लोग साथ साथ नोट कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? भाज्य संख्या कौन सी थी? वे संख्याएं जो स्वयं व 1 के अलावा अन्य तीसरी संख्या से भी विभाजित हो। तो वे तो थी भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वे संख्याएं जो स्वयं व 1 से ही विभाजित होती है, तीसरी संख्या से कभी भी विभाजित नहीं होती, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्लियर? परिभाषा नोट कर लेना आप लोग साथ साथ। कौन सी होगी अभाज्य संख्या? ऐसी संख्याएं जो स्वयं व 1 के अलावा अन्य तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हो, तो ऐसी संख्याएं कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्या होती है दो स्वयं से और 1 से ही विभाजित होती है। ठीक है, 2 और 3, 5 और 7, 11, 13, 17, ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और जो अभाज्य संख्याएं होती है वो 1 से 100 तक की गिनती में उनकी संख्याएं कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, भाज्य संख्याएं 1 से 100 तक की गिनती में 74 होती है, और जो अभाज्य संख्या होती है वो 1 से 100 तक की गिनती में 25 होती है। क्लियर? अब एक बात आप लोग नोट लगा के लिख लेना, जो 1 है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक हमने न तो भाज्य संख्या में ली है और न ही अभाज्य संख्या में ली है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 को हम न तो भाज्य संख्या में काउंट करेंगे और न ही अभाज्य संख्या में काउंट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि 1 न तो भाज्य है एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्लियर यहां तक? चलिए, तो अब ये हो गई भाज्य अभाज्य। अब तीसरी एक होती है इसमें सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सह अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? दो संख्याओं का ऐसा युग्म, आप लोग परिभाषा नोट कर लेना, दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अभाज्य गुणनखंड केवल 1 हो। जब हम दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उनका HCF निकालेंगे तो उनमें कॉमन क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं कहलाती है सह अभाज्य संख्या। आप लोग परिभाषा नोट कर लेना साथ साथ है कि दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अभाज्य गुणनखंड करने पर HCF, यानी HCF को क्या बोलते हैं? महत्व समापवर्त्य। तो जिनका महत्व समापवर्त्य क्या हो? 1 हो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने पर उनमें कॉमन क्या आएगा? 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं कहलाती है सह अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे 8 व 9,
25 और 26, 8 और 9। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप लोग अभाज्य गुणनखंड करना तो अच्छे से जानते हो, 10th क्लास में हो, ठीक है। 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, यही आएगा, ठीक है। अब हम 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 3 आएगा, यही आएगा 9 का। तो मतलब इनमें कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 इसमें है तो इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, मतलब अलग अलग संख्याएं हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर क्या आएगा? कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। एचसीएफ यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर? ये तो था इतना तो नॉर्मल सा बेसिक संख्याओं का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर से संबंधित संख्याओं का बेसिक, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जिन वस्तुओं की हम किसी भी वस्तु की हम काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी जिन वस्तुओं की गिनती करने के लिए, ठीक है। अब कोई भी वस्तु है, जैसे वहां पर 5 मेजें रखी है, ठीक है, 5 टेबल है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर 5 टेबल रखी हुई है, ठीक है, और वे 10 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये क्या हो गई? बच्चों की, यानी काउंटिंग की हमने कि 10 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वस्तुओं की गिनती करने के लिए, आप लोग साथ साथ परिभाषा नोट कर लेना, वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। ओके, तो ये है प्राकृत संख्या की परिभाषा, और अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। और प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है? प्राकृत संख्या, या फिर आप इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है, ठीक है। जो काउंटिंग करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है? काउंटिंग 1 से ही तो स्टार्ट होती है। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा ये भी हो सकती है कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, ठीक है। या फिर आप ये बोल दो कि वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, और प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो ये होती है प्राकृत संख्याएं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण संख्याएं, जो पूर्ण हो, ठीक है। और पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या तो थी जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है, वे तो थी प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होगी? इसकी परिभाषा आप नोट कर लेना कि यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में, ये क्या है? प्राकृत संख्या का समूह है। यदि प्राकृत संख्या के समूह में 0 ऐड कर दिया जाए, 0 या शून्य को शामिल कर दिया जाए, तो वे संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। ये प्राकृत संख्या का समूह है, 1 से लेकर अनंत तक चल रहा है, ठीक है। अब यदि हम इसके स्टार्टिंग में 0 लगा दें, 0 ऐड कर दें, तो ये क्या होगी? 0 से शुरू होकर अनंत तक चलेगी, तो वे संख्याएं क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। तो आप लोग इसकी परिभाषा 2 तरीके से दे सकते हो। एक तो बोल सकते हो कि वे यदि प्राकृत संख्या के
प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 शामिल कर दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। या फिर आप इसकी परिभाषा क्या दे सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। क्लियर? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है और पूर्ण संख्या जो पूर्ण हो यानी पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल है तो 0 से लेकर अनंत तक चलती है, वे संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 से शुरू होगी और अनंत तक चलेगी। क्लियर? ये होगी प्राकृत और पूर्ण संख्या। आया समझ में? अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं और कभी कभार इनको Z से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा आप लोग अच्छे से समझना। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या का समूह है। ठीक है, यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को ऐड कर दिया जाए तो वे संख्याएं, प्राप्त संख्याएं क्या होगी? पूर्णांक संख्याएं होगी। तो चलिए हम परिभाषा के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है हमारी कि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं का समूह में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या का समूह है। तो पूर्ण संख्या का समूह क्या है? 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से लेकर अनंत तक चलेगा। ये तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या का समूह है। हमारी परिभाषा क्या है कि यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, ये प्राकृत संख्याओं का समूह है, प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को, अब ये तो क्या है? यहाँ पर धनात्मक है, हमें ऋणात्मक लेना है, पॉजिटिव है हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ऋणात्मक मानों को ऐड कर दिया जाए तो -1, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम -1 से करेंगे, ऋणात्मक मान ऐड करने हैं हमें। ठीक है, तो -1, -2, -3, -4 और -5, ये यहाँ से लेकर चलेगा अनंत तक बढ़ेगा। तो अब ये क्या हो गया? पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब आप लोग इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हो कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती हो, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये मान क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। 0 से राइट साइड की तरफ, ये क्या है? राइट साइड है इसकी, राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। 0 से, और 0 क्या है? यहाँ पर न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, 0 को क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। 0 क्या है? शून्य पूर्णांक है। ठीक है, अब ये क्या हो गई? राइट साइड, राइट हैंड साइड है, यानी दायां पक्ष, ये तो हो गया दायां पक्ष। और 0 से इस तरफ, ये क्या है? इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये क्या हो गया? बायां पक्ष। अब इसकी परिभाषा आप लोग क्या दे सकते हो कि वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती हो, या फिर वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर राइट हैंड साइड की तरफ धनात्मक और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऋणात्मक, यानी दाएं पक्ष की तरफ तो धनात्मक बढ़ेगी और बाएं पक्ष की तरफ क्या बढ़ेगी? ऋणात्मक। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं में ये क्या हो गए? ये तो शून्य पूर्णांक है। शून्य क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, शून्य को बोलते हैं शून्य पूर्णांक। और शून्य के राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष है, ये क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक।
शून्य से जितने भी बड़े होंगे ये सभी क्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे, ठीक है। और शून्य से नेगेटिव की तरफ यानी बायां पक्ष जो होगा नेगेटिव होगा, घटता जाएगा, वो क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो ये तो हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो के राइट हैंड साइड की तरफ धनात्मक पूर्णांक, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और जो जीरो होता है वो उदासीन होता है, उसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक, ठीक है। अब आप लोग नोट लगा के एक बात लिख लेना, जीरो क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक ये है शून्य, और धनात्मक पूर्णांक क्या है, जीरो से बढ़ते जा रहे हैं, यानी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, शून्य से बड़े होते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं, शून्य से बड़े होते हैं, इसका मतलब ये क्या है, शून्य है। अब बड़े होते हैं धनात्मक पूर्णांक शून्य से, शून्य क्या होता है, छोटा होता है। तो जैसे ये 3 है, ठीक है, 5 है, 4 है, जो भी है ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इस साइन का मतलब आप लोग समझते होंगे, ये जो चोंच है, इस चोंच वाली साइड जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, और जो खुली साइड होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है संख्याएं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो से ये सभी संख्याएं क्या है, बड़ी है, मतलब धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं। तो ये शून्य क्या होता है, इन सभी से छोटा होता है, क्लियर। चलिए, अब जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, शून्य से छोटे होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक शून्य से छोटे होते हैं, शून्य से छोटे होते हैं। तो मतलब शून्य क्या होता है, बड़ा होता है, जैसे -4 है। तो अब ये खुला किस तरफ है, जीरो की तरफ। तो जीरो क्या है, इस -4 से बड़ा है, यानी जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वे शून्य से छोटे होते हैं, क्लियर। अब आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, ठीक है। अब यहां से लेकर ये जो पूर्णांक है ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और जीरो को छोड़ देना है, ठीक है। जीरो के अलावा ये जो पूर्णांक है ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो हो गया शून्य पूर्णांक, क्लियर। पूर्णांक संख्याओं को आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो आई से प्रदर्शित करते हैं, और कभी कभार इसको जेड से भी प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जेड या फिर कैपिटल आई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रीमिय संख्याएं, ठीक है। प्रीमिय संख्याएं, प्रीमिय संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। आप लोग परिभाषा नोट कर लेना, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए। P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, मतलब P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, P और Q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, लेकिन Q का मान शून्य न हो, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। आप लोग साथ साथ परिभाषा नोट कर लेना, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, P और Q दोनों पूर्णांक हो, लेकिन Q का मान शून्य न हो, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। और पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है, पूर्णांक वे आप लोग जानते होंगे, अभी मैंने आप लोगों को पूर्णांकों के बारे में बताया है, ठीक है। तो P/Q यानी अंश बटे हर, जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, अंश बटे हर। यहाँ पर P क्या है, अंश है, और Q क्या है,
हर है, ठीक है, जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए। p और q दोनों पूर्णांक हो और लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी q क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों को पूछ लिया जाए कि ये 2/3 ये क्या है, प्रिमेय संख्या है या नहीं, तो 2 भी क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याओं के समूह में 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, दोनों शामिल है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 3 ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं और p बटा q के रूप में लिखी हुई है। और जो q है ये नीचे वाला क्या होता है, p और q होता है, ठीक है, q का मान 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक प्रिमेय संख्या है, ठीक है। अब यदि आपको पूछ लिया जाए कि एक क्या है, अब एक प्रिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग क्या कहोगे, एक प्रिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, एक तो प्रिमेय संख्या होगी, आप इसके नीचे एक भी तो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये तो p बटा q के रूप में हो गई, p और q दोनों पूर्णांक है, एक है पूर्णांक संख्या, ठीक है, q का मान 0 भी नहीं है, तो ये क्या है, एक प्रिमेय संख्या है, ठीक है। अब यदि आपको बोल दिया जाए कि 0/4 है, तो क्या ये प्रिमेय संख्या है, तो आप लोग 0 देखते ही कहोगे कि ये तो प्रिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो प्रिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, प्रिमेय संख्या कौन सी होती है, जो p बटा q के रूप में लिखी जाए, तो ये p बटा q के रूप में लिखी हुई है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाली संख्या का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले का 0 हो सकता है, तो ये क्या होगी, प्रिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। अब यदि आप लोगों को बोल दिया जाए कि 3/0, अब क्या ये प्रिमेय संख्या है, अब आप लोग कहोगे कि ये प्रिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर q क्या है, 0 है, तो q 0 होगा, 0 के बराबर होगा, तो वे प्रिमेय संख्या नहीं होगी, यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या होगी, अप्रिमेय संख्या होगी, प्रिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये होती है प्रिमेय संख्याएं। अब आपको रूट में बोल दिया जाए, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी वे तो प्रिमेय संख्या होगी। अब रूट के अंदर बोल दिया जाए आपको कि √3 प्रिमेय संख्या है क्या, तो √3 प्रिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। और जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है रूट के अंदर, वे प्रिमेय संख्याएं हो सकती है, ठीक है। और √3 हुआ, √5 ये सभी क्या है, प्रिमेय संख्या नहीं है। आया समझ में। और जो पूर्ण वर्ग यानी रूट जिसका हम निकाल सकते हैं, जिसका मान निकाल सकते हैं, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, वे संख्याएं प्रिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। तो ये होती है प्रिमेय संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे अप्रिमेय संख्याएं। तो अप्रिमेय संख्याएं कौन सी होती है, अप्रिमेय संख्याएं, अप्रिमेय संख्याओं को s से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अप्रिमेय संख्याएं कौन सी होती है, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, अप्रिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अप्रिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, √3, अब ये √3 क्या है, अप्रिमेय संख्या है, ठीक है। √5 ये भी अप्रिमेय संख्या है। जैसे 1.13, 1.31, ये इस प्रकार की जो संख्या होती है, ये संख्याएं भी क्या होती है, अप्रिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। √2 हुआ, पाई हुआ, ये सभी क्या है, अप्रिमेय संख्याएं हैं। क्लियर। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है, प्रिमेय संख्या व अप्रिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जिसमें प्रिमेय संख्या भी होगी और अप्रिमेय संख्या भी होगी, दोनों संख्याओं का जो मिश्रण होगा उसको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे, ठीक है। आप लोग परिभाषा नोट कर लेना वास्तविक संख्या की, वे संख्याएं जिनमें प्रिमेय व अप्रिमेय संख्याएं दोनों शामिल होती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्लियर।
चलिए अब एक बात आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लेना साथ साथ। आर क्या है? परिमेय संख्या है। और एस क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम आर और एस इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, यानी आर प्लस एस, परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी, कौन सी संख्या प्राप्त होगी। जैसे हमने मान लिया आर बराबर 2 है, आर तो क्या है? परिमेय संख्या, तो हमने परिमेय संख्या ले ली। एस क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो एस ले लिया हमने √2, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, आर प्लस एस, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। आर प्लस एस, तो आर कितना है? 2, तो 2 प्लस एस कितना है? √2, तो √2। तो अब ये संख्या क्या हो गई? 2 प्लस √2, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यानी जब हम परिमेय व अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये तो हो गया जोड़, योग हो गया। अब हम परिमेय व अपरिमेय संख्या को घटाएंगे, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे, ठीक है। अब परिमेय में अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। आर क्या है? यहाँ पर परिमेय संख्या है, आर बराबर हमने ले लिया जैसे 4, ठीक है। एस क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो एस बराबर ले लिया √3, ठीक है। आर की जगह कितना मान है? 4 है, तो 4 लिख दो, माइनस एस की जगह कितना है? √3 है, तो √3 लिख दो। अब क्या हो गया? ये 4 माइनस √3, तो ये तो परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, तो अब इन दोनों को हम घटाएंगे तो ये कौन सी संख्या प्राप्त होगी हमें? ये पूरी संख्या क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। यानी जब परिमेय संख्या, अपरिमेय व परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या। जब परिमेय व अपरिमेय संख्या का हम घटाव करते हैं, घटाते हैं, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। तीसरा नंबर है जब हम परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे, ठीक है, आर इंटू एस, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अब आर क्या है? यहाँ पर परिमेय संख्या है, तो आर बराबर जैसे हमने ले लिया 0, 0 क्या है? परिमेय संख्या होती है 0, परिमेय संख्या होगी 0, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं। यदि 1/0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, आप लोग नोट कर लेना। ये क्या है? Q का मान 0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। 0, खाली 0 क्या होता है? परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं 0/1। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या कौन सी होती है? P/Q के रूप में लिखी जाए। P और Q पूर्णांक हो तो ये दोनों पूर्णांक है, लेकिन Q का मान 0 न हो, तो यहाँ पर Q का मान 0 नहीं है, तो ये क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी 0, ठीक है। तो R परिमेय संख्या है, ठीक है, R परिमेय संख्या, तो R की जगह हमने 0 ले लिया। S अपरिमेय संख्या है, S की जगह हमने ले लिया √5। क्लियर? मान रखेंगे R की जगह 0 इंटू S की जगह √5। अब हम किसी भी संख्या को 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, 0 आएगा। तो 0 क्या है? 0 तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है 0, तो 0 यहाँ पर परिमेय संख्या क्यों आई है? यदि हम R की जगह 1 ले लें तो 0 नहीं आएगा, यानी 0 लेने पर, परिमेय संख्या 0 लेने पर ही यह अपरिमेय संख्या होती है गुणनफल में, ठीक है। तो हमें R यहाँ शून्यतर नहीं लेना है, R यहाँ शून्यतर नहीं लेना है, ठीक है, R शून्यतर नहीं लेना है, यानी R हमें 0 नहीं लेना है। अब R हम 0 नहीं लेंगे तो फिर क्या आएगा? यहाँ पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो जैसे अब हम R 0 नहीं लेंगे अब की बार, ठीक है, हमने ले लिया R ले लिया हमने 2, ठीक है, S ले लिया हमने √3।
अब हम इनका गुणनफल कराएंगे तो क्या आएगा 2 इंटू रूट 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3। तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो गई, यानी खाली r का मान 0 लेने पर ही यह शून्य हो सकता है, और बाकी कोई भी संख्या लेंगे तो इसका मान शून्य नहीं आएगा, यानी हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो हमें r शून्यतर नहीं लेना है, ठीक है। अब है नंबर 4 भाग में, यानी शून्यतर r में भाग देना है s का, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देना है, ठीक है। अब r हमें शून्य नहीं लेना है, ठीक है। भाग और गुणा दोनों में r शून्य नहीं लेना है, क्लियर। तो अब यहाँ पर r मान लिया हमने 2 और s क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमने ले लिया √3, ठीक है। अब भाग किसका देना है, r में s का भाग देना है, यही है। तो r की जगह 2 लिखेंगे, s की जगह √3। तो अब ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अब ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जब परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का हम योग करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, और जब परिमेय व अपरिमेय संख्या का हम घटाव करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या, और गुणा और भाग में खाली 0 नहीं लेना है हमें r, ठीक है। 0 के अलावा हम कुछ भी लेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, क्लियर। तो ये हो गया हमारे तो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, इसका बेसिक कंसेप्ट, ओके। अब आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।